जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आपको पता है कि साइंस की जो लगातार प्रैक्टिस सीरीज अपन चल रही है, आज अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो बहुत ही बेहतरीन अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ हर एक ऑप्शन पे हम लोग बात करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है बिल्कुल शेयर किया कीजिए, आपको लाइक भी करना है और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट हों सबके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। चलिए बिना किसी देरी के साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया आर कॉल्ड। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको क्या कहा जाता है। वायरोफेज कहा जाता है, दूसरा है लिफोफेज कहा जाता है, तीसरा बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, या इनमें से कुछ भी नहीं। देखो ध्यान से सुनिएगा, एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है या बैक्टीरिया पे अटैक करता है, उसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस। मजे की बात यह है कि ये जो वायरस है ना, ये गंगा के पानी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गंगाज बॉर्डर। कभी पूछा जाता है कि सर गंगा के पानी में कौन सा वायरस पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज। और ये एकमात्र ऐसा वायरस है जो हमारे लिए लाभदायक है, यानी कि बेनिफिशियल वायरस है। तो कभी पूछ लिया जाता है कि भाई बेनिफिशियल वायरस कौन सा है, लाभदायक वायरस कौन सा है, तो लाभदायक वायरस में आपको बिल्कुल याद रखना है बैक्टीरियोफेज। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर गंगा का पानी इसलिए नहीं सड़ता क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस है और वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब आ जाते हैं कि सर वायरस की जब बात की जाती है तो वायरस में सबसे पहला पॉइंट आता है कि वायरस की डिस्कवरी कब हुई, खोज कब हुई। वायरस की खोज हुई थी 1892 में, 1892 में, और ये खोज की थी एवेनोस्की साहब ने। किसने की थी? एवेनोस्की साहब ने, या हिंदी में इवेनोस्की पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्त? इवेनोस्की पढ़ते हैं। मजे की बात, थोड़ा सा अपन चलेंगे तो इसमें एक और चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि पहला जिंदा खोजा गया वायरस टीएमवी था, टोबैको मोजेक वायरस। हिंदी में बोला जाता है तंबाकू का मोजेक वायरस। तंबाकू का मोजेक वायरस ये पहला जिंदा खोजा गया वायरस था, तंबाकू का मोजेक विषाणु, है ना। एक अपन ने पढ़ा होगा टीएमवी पढ़ा होगा, एक अपन ने पीएमवी यानी कि पोटैटो मोजेक वायरस पढ़ा होगा, एक वाईबीएमवी एलोवाइन मोजेक वायरस भी पढ़ा होगा। तो पहला जिंदा खोजा गया वायरस 1892 में एवेनोस्की ने खोजा था, टीएमवी था, टोबैको मोजेक वायरस। अच्छा, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, मतलब ये जीवित और अजीवित दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर है? चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज द प्लांट सेल वॉल मेनली कंसिस्टिंग ऑफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। अच्छा, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? लिपिड्स की, विटामिन की, सेल्यूलोज की या प्रोटीन की। देखो जब भी सेल वॉल की बात की जाए तो 4-5 चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद रखो। प्लांट की जो सेल वॉल होगी किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की। अब मैं अलग अलग तरीके से लिख दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, बिल्कुल दोस्त आप क्या लिख के आओगे? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। साथ में हिंदी भी कभी कभी पूछा जाता है कि भाई ये बताओ पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। फिर आपसे पूछा जाएगा एल्गी यानी कि शैवाल, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है सेल्यूलोज की ही बनी होती है। ठीक है। तीसरा आपसे बैक्टीरिया की पूछी जाएगी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल यानी कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकन। ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे अवेलेबल किए जा रहे हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन। सर आपसे बीजीए की जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइटा या साइनोफाइसी। हिंदी में बोला जाता है नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल की जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है? तो भी बिल्कुल आप क्या लगा के आ जाओगे? पेप्टाइडोग्लाइकन। किसको लगाओगे? पेप्टाइडोग्लाइकन का। दोस्त 4 चीज़ें होगी। पाँचवा, कभी कभी फंगस की सेल वॉल पूछी जाती है कि बताओ ये बताओ कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखे रहना। क्या याद रखे रहना? फिर चलते हैं आगे कि सर जो कोशिका भित्ति है इसका सर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये सेमी परमेबल होती है, परमेबल होती है। तो बिल्कुल आप याद रखोगे कि सर ये परमेबल होती है। कैसी होती है? पारगम्य होती है। जबकि हमारे अंदर जो भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है वो सेमी परमेबल होती है। सही है दोस्त। 2 क्वेश्चन हो गए, आपने सारे के सारे ऑप्शन को भी देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। विच ऑर्गन इज द सेल देन द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए।
कोशिका में कौन से अंग फिर केंद्रक में डीएनए होता है, मतलब केंद्रक के अलावा और डीएनए कहाँ कहाँ होंगे। मैंने आपको जब कोशिकांग पढ़ाए थे, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाए थे, तो वहाँ पर बताया था कि सर न्यूक्लियस के अलावा भी और 2 जगह डीएनए हैं जिनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन यानी कि अर्ध स्वायत्त अंग भी उनको कहा था। तो सर डीएनए तो 3 जगह हैं, 3 जगह कहाँ कहाँ पर, एक तो न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड। कितनी जगह है डीएनए दोस्त? 3 जगह है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक आपको याद रखना है प्लास्टिड, और एक प्लास्टिड यानी हिंदी में बोला जाता है लवक, और तीसरा क्या याद रखना है? तो तीसरा याद रखोगे न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। इन तीनों जगह क्या होते हैं भैया? तीनों जगह होते हैं डीएनए। और अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया और लवक की बात करें तो इनको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, अर्ध स्वायत्त अंग। ठीक है, वेरी गुड। आगे लिखा है ल्यूकोप्लास्ट रिप्रेजेंट, ल्यूकोप्लास्ट प्रतिनिधित्व करते हैं किस चीज का? समझो, देखो मैं बोलूं प्लास्टिड के होते हैं 3 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। यहाँ किसके बारे में पूछा है? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। सर क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सर ग्रीन कलर का होता है तो फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब खाना बनेगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है तो ये खाने को स्टोर करेगा। और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? कलर देने का काम करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। तो अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करूँ, ये तो कलरलेस है ना, और कलरलेस है तो खाने को स्टोर करेगा। तो ये बताइए कलरलेस प्लास्टिड होता है या प्रोप्लास्टिड होता है या सेल एडहेसिव होता है या प्लास्टिड विद वेरिएबल होता है? सर बिल्कुल नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। और जब कलरलेस होगा तो इसका मेन काम पता है क्या होता है? इसका मेन काम होता है दोस्त कि ये भोजन को स्टोर करे। अच्छा, इसके भी 3 टाइप हैं, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट। इसके भी 3 टाइप हैं। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। आंत की उपकला कोशिकाओं की एक विशेषता है। सीधी बात ये पूछा जा रहा है कि हमारे छोटी आंत के अंदर एक एपिथेलियल स्ट्रक्चर उपस्थित होती है। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी छोटी आंत के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उंगली नुमा संरचना होती है। उसको काम क्या होता है? सर ग्लॉटिस तो गले में होता है, पाइलस नहीं होता। सर बोलस तो भोजन का नाम है। भोजन कहाँ पर, भोजन को बोलस कहा जाता है? माउथ से जब पेट में भोजन जाता है ना, उस भोजन को बोलस कहा जाता है। सर माइक्रोब्लाई बचा है, यानी कि इसको हम ब्लाई के नाम से भी बोलते हैं। तो छोटी आंत के अंदर उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको माइक्रोब्लाई या ब्ली कहा जाता है। बोलिए क्लियर है? सर काम क्या करता है? इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया, मतलब अवशोषित वाले एरिया की सरफेस को, सतह को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन अवशोषित हो और हमारे बॉडी में एनर्जी मिले। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत होती है? देखो समताप मंडल में होती है। कहाँ पर होती है दोस्त? समताप मंडल में होती है। दिक्कत ये है कि सर समताप मंडल में होती तो है, ओजोन लेयर का फॉर्मूला बता दीजिए। तो आप बताइएगा गुरुजी O3 होता है। किस में मापते हैं हम लोग? इसको डॉबसन इकाई में मापते हैं, डॉबसन यूनिट में मापते हैं। हिंदी में डॉबसन इकाई क्या बोला जाता है? डॉबसन इकाई में मापते हैं। किस में मापेंगे? डॉबसन इकाई में मापेंगे। सर दिक्कत ये है कि सर ओजोन लेयर में डेप्लीशन हो रहा है, लगातार छिद्र हो रहे हैं। और छिद्र होने से नुकसान ये है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें अगर हमारे तक पहुंच गई तो त्वचा कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगला चलते, विच एनवायरमेंटल फिनोमिनॉज हैज बीन लिंक्ड टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस पर्यावरणीय घटना को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है? अभी बताओ मेरे को। समताप मंडल में एक लेयर थी जिसको कहा था अपन ने ओजोन लेयर। सर ये सूरज से क्या निकली? यूवी रेस। क्या निकली? यूवी रेस, पराबैंगनी किरणें। अच्छा ये कहाँ टकराएंगी? ओजोन परत पे। ओजोन परत इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन हम लोग जमीन पे रह के लगातार क्या यूज कर रहे हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दूसरा नाम होता है फ्रियोन गैस, जिसके कारण लगातार इसमें क्या हो रहे हैं? डेप्लीशन हो रहे हैं, छिद्र हो रहे हैं। अगर छिद्र हो जाएंगे तो यूवी रेस तो हमारे तक पहुंच जाएंगी और कैंसर हो जाएगा। तो भाई जब हो सकता है तो ये किससे रिलेटेड फिनोमेना है? ये ओजोन लेयर से रिलेटेड फिनोमेना है। क्लियर है ना? तो कभी भी इसकी जगह पे गवर्नमेंट ने HFC का उपयोग करने के लिए बोला है। CFC को बैन कर दिया क्योंकि भैया ओजोन परत में छिद्र हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने बोला CFC की जगह आप HFC यूज करो। अगला,
विच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, कार्बोहाइड्रेट के किस वर्ग को आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे पार्ट को क्या कहा जाता है जिसको और छोटे भागों में ना तोड़ा जा सके। देखो पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है बहुत सारी शुगर होना, बहुत सारी शुगर, पॉली का मतलब बहुत सारा और सैकेराइड का मतलब शुगर, जब बहुत सारी शुगर है तो इसको तो तोड़ा जा सकता है। डाई का मतलब होता है दो और सैकेराइड का मतलब शुगर, मतलब दो शुगर, इसको भी छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है, मतलब ये तो है नहीं। अच्छा प्रोटीन ग्लाइकोन ऐसा कुछ है नहीं, तो बचा क्या था, मोनो, मोनो का मतलब होता है एक और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, मतलब ये एक सिंगल ही शुगर है और जब सिंगल ही शुगर है तो ना तो इसको पचाने की ज़रूरत है और ये सबसे छोटी शुगर मानी जाती है, इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट शुगर, सबसे छोटी शर्करा। और सर पॉलीसैकेराइड को बोला जाता है लार्जेस्ट शुगर, क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट शुगर बोलेंगे, सबसे छोटी शर्करा मोनो और सबसे बड़ी कौन सी, पॉलीसैकेराइड। सर इनके एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल हैं, मोनोसैकेराइड के अगर आप देखेंगे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, अरेबिनोज, ये सब कुछ इसके हैं। अगर आपसे पूछे सर डाइसैकेराइड के माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सर पॉलीसैकेराइड के होता है पेक्टिन, काइटिन, इन्यूलिन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च, सही है, वेरी गुड। आगे माल्टोज डाइसैकेराइड है, बिल्कुल, लेकिन किसका, तो भैया एक बात बताओ, डाइसैकेराइड के ना 3 एग्जाम्पल हैं, कितने, 3, पहला है माल्टोज, पहला क्या है दोस्त, माल्टोज, दूसरा क्या है लैक्टोज और तीसरा क्या है सुक्रोज, तीसरा क्या है सुक्रोज। अच्छा ये बताओ माल्टोज किससे मिलकर बना है, G प्लस G से, सर लैक्टोज G प्लस GL से और सुक्रोज G प्लस F से। तो भैया G का मतलब ग्लूकोज, G का मतलब ग्लूकोज, GL का मतलब गैलेक्टोज और G का मतलब ग्लूकोज, F का मतलब फ्रक्टोज। तो जहाँ जहाँ केवल G लिखा है तो वो ग्लूकोज है, GL लिखा है तो गैलेक्टोज, F लिखा है तो फ्रक्टोज। किसका पूछा था, माल्टोज। माल्टोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। क्या ऑप्शन में कहीं पर है सर माल्टोज, कहाँ पर ऑप्शन है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, कहाँ पर है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी में, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। क्लियर है दोस्त, बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर छापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हु इज नन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के फादर किसे कहा जाता है, अरस्तु को, हिपोक्रेट्स को, ल्यूवेनहॉक को या फिर लेबोजियर को। देखो लेबोजियर को तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ये तो वैसे ही हटा दो, तो केमिस्ट्री वाले का तो यहाँ कोई रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा हटा ही देते हैं। सर ल्यूवेनहॉक ने तो बैक्टीरिया की खोज की थी, स्पर्म सेल की खोज की थी, मसल सेल की खोज की थी, लिविंग सेल यानी जिंदा कोशिका की खोज की थी, प्रोटोजोवा की खोज की थी, बहुत सारी खोजें की थी इस बंदे ने, इसको छोड़ दो। अरस्तु जी को फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, तो इसको भी हटा दो। कौन सा, हिपोक्रेट्स। आपने देखा होगा जो भी डॉक्टर पास आउट होते हैं तो इनको क्या ओथ दिलाई जाती है, क्या दिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है, किसकी, हिपोक्रेट्स की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज इज द मोस्ट लीथल, निम्न में से कौन सा गैर संक्रामक रोग सबसे घातक है, चलिए बताइए। कैंसर है, मधुमेह है, एड्स है या मोटापा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना। गैर संक्रामक मतलब जो एक दूसरे में नहीं फैल सकता है। तो भैया डायबिटीज़ उतना खतरनाक नहीं है और ये फैलता भी नहीं बट उतना खतरनाक नहीं है। एड्स फैल जाता है तो हो नहीं सकता। ओबेसिटी, मोटापा ज़्यादा खतरनाक है नहीं, किसके कंपैरिजन में, कैंसर के। तो जब तक अपने पास ऑप्शन में कैंसर है तब तक कैंसर को ही लगाएंगे, कैंसर बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होता नहीं है। अगला देखो, बच्चों को टेटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया से बचाने के लिए दिए जाने वाले संयोजन टीके का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द कॉम्बिनेशन वैक्सीन गिवन टू चिल्ड्रेन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट टेटनेस, व्हूपिंग कफ एंड डिप्थीरिया। सुनो बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं कि BCG का फुल फॉर्म क्या है, बेसिकल कैलमेटिक ग्यूरेन, और ये बीमारी कौन सी में दी जाती है वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी में। कौन सी बीमारी में दोस्त, ट्यूबरक्लोसिस, यानी जिसको अपन लोग टीबी बोलते हैं। तो टीबी की बीमारी में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, BCG। अच्छा, DPT का फुल फॉर्म देखो, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनेस, और पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम होता है व्हूपिंग कफ, काली खांसी। डिप्थीरिया है और टेटनेस है। तो मेरे भाई फिर यही बचा ना हमारे पास। देखो उसने बोला था ना कौन कौन सा, टेटनेस, व्हूपिंग कफ और डिप्थीरिया, तो D, और इधर व्हूपिंग कफ को क्या बोलते हैं, पर्ट्यूसिस, तो P, और T से टेटनेस हो जाएगा तो DPT, यानी कि ऑप्शन नंबर B सही है। सही है, वेरी गुड। अगला चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए आपको कौन सा टेस्ट कराना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। जब भी आप टाइफाइड की कभी भी रिपोर्ट लेने जाते हो तो ऊपर लिखा रहता है बिडॉल एनालिसिस।
क्या लिखा रहता है, बिडॉल एनालिसिस। तो इसमें हमको कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये जो बिडॉल एनालिसिस है ये टाइफाइड के टेस्ट को पता, या टाइफाइड का टेस्ट है, टाइफाइड है पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसको पता करने के लिए बिडॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। द खालिस्तान इज द टेम्परेरी ऑर्गन दैट कनेक्ट अ ममेलियन मदर टू इट्स फाइटस। एक अस्थायी अंग है जो एक स्तनधारी माँ को उसके भ्रूण से जुड़ता है। सुनो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इनमें एक ऐसा कोई एक अस्थायी स्ट्रक्चर है जो माँ और बच्चे को, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो इन दोनों के बीच में एक रास्ता प्रोवाइड कराता है जिससे बच्चे के अंदर भोजन और एक्सक्रीशन आना जाना लगा रहता है। कौन सा है वो भाई, सर कौन सा, कुरियन नहीं सर, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा हो जाएगा, प्लेसेंटा। आपने नाम सुना होगा ना, गर्भनाल। तो जब माँ के पेट में बच्चा रहता है ना तो इसी गर्भनाल के द्वारा बच्चे के पास न्यूट्रिशन जाता है और बच्चे का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वेस्ट पदार्थ है, उसी के द्वारा बाहर भी आता है। तो ये अस्थायी भी होता है। जैसे बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है तो ये टूट जाता है ऑटोमेटिकली। अगला, द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन इज, सुनो ध्यान से, ये डेंटल फॉर्मूला अडल्ट का, तो अडल्ट का होता है 2123 डिवाइड बाय 2123 इंटू 2 बराबर 32 दांत हो गए। सर ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ है, मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं लगाना। 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अगर वहीं बच्चों का पूछता है या टेम्परेरी पूछता है तो 2102 और 2102 सर इंटू 2 बराबर 20 दांत। देखो 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 5 10 दूनी 20। ये टेम्परेरी डेंटल फार्मूला है, TDF है, और ये परमानेंट डेंटल फार्मूला यानी कि PDF है। तो PDF और TDF, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है, इनका सीक्वेंस बिल्कुल मत चेंज कर देना। ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 टाइप के दांत थे, कृंतक, रदनक, अग्रचमणक और चवर्णक। नेक्स्ट, खालिस्तान एक वर्णक है जो राइजोबियम प्रेरित जड़ पिंड को गुलाबी रंग देता है। हाँ अब फंस गए। इज अ पिगमेंट दैट गिव्स अ पिंकिश ड्यू टू राइजोबियम इंक्लूडेड रूट नोड्यूल्स। भाई रूट नोड्यूल्स लिखा है, इट मीन्स जड़ों के अंदर गांठें, सीधी सी बात। और जड़ों के अंदर गांठें जब पूछी गई हैं तो भैया मोवेन तो हो नहीं सकता। कैरोटीन तो भैया एक तो मिल्क में होता है, दूसरा गाजर में होता है, इसको भी हटा दो। एक बचा था लैग हीमोग्लोबिन। कौन बचा है, लैग हीमोग्लोबिन। कैसा कलर देगा, पिंकिश देगा। कैसा कलर देगा, पिंकिश देगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो जड़ों को पिंकिश कलर देने का काम जो है वो लैग हीमोग्लोबिन पिगमेंट का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। खालिस्तान इज अ कंडीशन वेयर प्लेग विल्ट अप ऑन द इनसाइड ऑफ आर्टरीज। एक ऐसी स्थिति जहां पर धमनियों के अंदर पट्टिका का निर्माण होता है, मतलब धमनियों के अंदर ब्लड जमना। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, धमनियों के अंदर अगर मान लो ब्लड जम रहा है तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे क्या, ये बताना है। ठीक है, अच्छा पूरा पहला लिखा है आर्थ्रोसेंटेसिस, दूसरा लिखा है आर्थोलीजिया, तीसरा लिखा है आर्थराइटिस और चौथा लिखा है एथेरोस्क्लेरोसिस। भैया अगर कभी ऐसी बीमारी हो जाए ना, कंडीशन बन जाए कि आर्टरीज के अंदर होता है तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। ये कौन सी बीमारी है, एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस यानी कि आप ऐसे समझ लो कि जो जॉइंट होते हैं, जोड़े होते हैं, उनमें दर्द होना। ठीक है, जोड़ों में दर्द जिसको बोला जाता है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। कब, जब आपकी आर्टरीज में ही ब्लड जम जाए, जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा था वहीं पर जम गया। क्वेश्चन नंबर 18, द नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट ह्यूमन। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मानव में सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होना चाहिए। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर अगर नॉर्मल बीपी की बात करें, सामान्य ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी की बात करें तो नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg। ऊपर वाले को बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे वाले को बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो भाई डायस्टोलिक प्रेशर बोला था मतलब कितना, 80, और 80 इसकी यूनिट क्या होती है, mmHg, मिलीमीटर पारा। ठीक है, तो अगर आपसे डायस्टोलिक प्रेशर पूछा गया तो ये, सिस्टोलिक पूछता तो ये आपको लिखना था। और सिंपल सी हेल्दी पर्सन का बोला था, किसका बोला था, हेल्दी पर्सन का। तो सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अगला, खालिस्तान इज अ ब्लड डिसऑर्डर वेयर द हीमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव। रक्त का एक विकार जहां हीमोग्लोबिन दोषपूर्ण होता है, मतलब हीमोग्लोबिन में अगर कोई दिक्कत है तो उस बीमारी को हम लोग क्या नाम देंगे। एक्चुअली में हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है, सुनो ध्यान से। हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर। आरबीसी तभी तो रेड होती हैं, और आरबीसी का आकार होता है ऐसे डंबल शेप का या बाइकॉनकेव शेप का ऐसे। लेकिन जब ये इस तरीके से हो जाएं आरबीसी ऐसे, किसके जैसा, सिकल के जैसा, तो भाई आरबीसी के अंदर होगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। इस बीमारी को बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया, या इसी को हाफ मून डिसीज कहा जाता है। अर्धचंद्राकार बीमारी, हाफ मून डिसीज, हिंदी में बोलेंगे अर्धचंद्राकार बीमारी।
क्या बोलेंगे दोस्त? अर्धचंद्राकार बीमारी बोलेंगे, इसी को सिकल सेल एनीमिया। और ये डिसीज़ जो है ना वो जेनेटिक है, माता पिता से बच्चे में जाती जाती है। अगला लिखा है हु ऑपरेट द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोसीजर, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण प्रक्रिया का संचालन कौन करता है या किसने किया था? सिंपल सी बात, पहली बार मनुष्य में एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में हृदय डालने का काम किसने किया था? हार्ट डालने का काम किसने किया था? देखो, विलियम हार्वे ने तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बताया था कि सर हमारे शरीर में ब्लड जाता कहाँ कहाँ से है ना। तो इसी को फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे को। कहाँ कहाँ से घूमता है, कहाँ कहाँ से वापस आता है। सर वाटसन और क्रिक ने तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। सर खुराना साहब ने तो जेनेटिक या आर्टिफिशियल जीन की खोज की थी। तो बचे कौन थे? क्रिश्चियन बर्नार्डे। क्रिश्चियन बर्नार्डे ने पहली बार दिल को एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसप्लांट किया था विश्व में। अगर भारत में पूछता कि सर भारत में कौन है, भारत में थे डॉक्टर वेणुगोपाल सर। कौन थे? डॉक्टर वेणुगोपाल सर थे। बताइए कैसा रहा, बताइए कैसा रहा। तो ये थे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 18 यानी 18 के पूरे 20 क्वेश्चन, और इसमें लगभग अपन को 50 से 60 क्वेश्चन मिले, क्योंकि ऑप्शन पे भी तो बात की है। तो इसीलिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ आपको कि ये प्रैक्टिस सेट आप जब भी फ्री रहा करो, स्पीड बढ़ा के और थोड़ा सा देखते रहो। और मैं इतनी बार इसको रिवाइज करा दूंगा कि ये जबान पे आने लगेंगे इसके आंसर। तो साइंस से आपके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बाहर जाने वाले। फिजिक्स की क्लास बहुत जल्दी अरेंज करवाने वाले हैं, तो आपका फिजिक्स का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के इसमें भी रखता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। कमेंट जरूर किया करो आप लोग, कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा है, ठीक है। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।